सुमित्रा जी 62 वर्ष, परिवार की धुरी, एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षिका, गंभीर स्वाभिमानी और परंपराओं को सहेजने वाली थी। अशोक सुमित्रा जी का बड़ा बेटा है, एक बैंक में मैनेजर, जिम्मेदार है, लेकिन अपनी पत्नी और माँ के बीच संतुलन बनाने में थका हुआ है। अलका अशोक की पत्नी, आधुनिक विचारों वाली, जो संयुक्त परिवार की बंदिशों में खुद को घुटा हुआ महसूस करती रहती है। दीपक सुमित्रा जी का छोटा बेटा है, स्वभाव से थोड़ा लापरवाह, लेकिन दिल का साफ, अपनी नौकरी की तलाश में परेशान। वही निशा सुमित्रा जी की अविवाहित बेटी, अब शादी के योग्य है, जिसकी चिंता सुमित्रा जी को सबसे ज़्यादा है। सुबह के ठीक 6 बजे सुमित्रा जी की आंखें हमेशा की तरह बिना किसी अलार्म के खुल गईं। इस उम्र में शरीर भले ही थोड़ा धीमा पड़ गया हो, लेकिन 60 की उम्र तक स्कूल जाने की जो आदत थी वह आज भी उनकी दिनचर्या को अनुशासित रखती थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, भगवान के आगे हाथ जोड़े और रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई की खिड़की से सुबह की हल्की धूप छन कर आ रही थी। सुमित्रा जी ने पीतल की पतीली में पानी चढ़ाया, उसमें चाय पत्ती, चीनी और अदरक कूट कर डाला। चाय की खौलती हुई खुशबू जैसे पूरे घर को जगाने का न्योता थी। यह 3 कमरों का पुराना फ्लैट सुमित्रा जी के स्वर्गीय पति आनंद जी के जीवन भर की कमाई का इकलौता गवाह था। आनंद जी के जाने के बाद सुमित्रा जी ने अपने पेंशन और अपनी मर्यादा के बल पर इस घर को एक सूत्र में बांध कर रखा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें इस घर की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वह भारीपन जो बर्तनों की आवाज़ से नहीं, बल्कि किरदारों की खामोशी से पैदा होता है। माँ, आज चाय में अदरक कुछ ज़्यादा ही कूट दिया है आपने, अशोक ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा। वह अपने दफ्तर की फाइलें बैग में डाल रहा था। चश्मे के पीछे उसकी आंखें रात भर की अधूरी नींद बयान कर रही थी। सुमित्रा जी ने उसके सामने पोहे की प्लेट रखते हुए कहा, ठंड बढ़ रही है अशोक, और फिर तेरी तबीयत भी 2 दिन से ठीक नहीं है। बैंक के काम के चक्कर में तू अपने खाने पीने का ध्यान ही भूल जाता है। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अलका बहू बाहर आई, नाइट गाउन के ऊपर एक शॉल ओढ़े। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी से ज़्यादा एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी चाय की केतली को देखा और फिर सुमित्रा जी की तरफ मुड़ी। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह की चाय में मैं चीनी नहीं लेती। मुझे बिना चीनी की ग्रीन टी पीने की आदत है, पर इस घर में मेरी छोटी सी पसंद का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि मैं सबके लिए कितना कुछ करती हूँ। अलका ने सोफे पर बैठते हुए चिढ़कर कहा। सुमित्रा जी के हाथ में रखा चम्मच पल भर के लिए रुक गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अलका बहू, ग्रीन टी का डिब्बा तो रसोई के सामने वाले रैक पर ही रखा है। गर्म पानी भी तैयार है, तो अपने हिसाब से बना लिया कर। मुझे लगा कि आज ठंड ज़्यादा है तो सबके साथ तू भी चाय पी लेगी। रहने दीजिए माँ जी, अब मूड खराब हो गया है, अलका ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। अशोक ने एक ठंडी सांस ली। यह इस घर का रोज का नियम बन चुका था। बात छोटी सी होती थी, लेकिन उसके पीछे छिपी कड़वाहट बहुत गहरी थी। अलका एक बड़े शहर के संपन्न परिवार से आई थी। जब अशोक से उसकी शादी हुई थी तब अशोक की नौकरी नई थी। अलका को उम्मीद थी कि शादी के कुछ सालों बाद वे अपना एक अलग आधुनिक फ्लैट ले लेंगे, लेकिन आनंद जी की अचानक मृत्यु और छोटे भाई दीपक की बेरोजगारी ने अशोक के कदमों को इस 3 कमरे के फ्लैट में बांध दिया। अलका, अशोक ने धीमी आवाज में कहा, सुबह सुबह छोटी बातों पर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? माँ ने तो सिर्फ प्यार से चाय बनाई थी। हाँ अशोक, तुम्हें तो मेरी हर बात बतंगड़ ही लगेगी, अलका ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा। तुम्हारी माँ का प्यार सिर्फ तुम्हारे और दीपक के लिए है। इस घर में मेरे अस्तित्व की कीमत एक मशीन से ज़्यादा क्या है? सुबह उठकर टिफ़िन बनाऊं, फिर शाम को आकर रसोई संभालूं, और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ यह ताना कि मैं इस घर के तौर तरीकों में ढल नहीं पा रही हूँ। सुमित्रा जी बिना कुछ बोले रसोई में वापस चली गईं। उनकी पीठ झुकी हुई थी,
लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें वहाँ खड़े होकर बहस करने की इजाज़त नहीं देता था। उन्होंने आदर्श भारतीय माँ की तरह सब कुछ चुपचाप पी लेने का हुनर सीख लिया था, जो अपनी संतान के सुख के लिए अपने आत्मसम्मान को भी एक कोने में छिपा देती है। दोपहर के वक्त घर में एक अजीब सी शांति छा जाती थी। अशोक दफ्तर जा चुका था, अलका अपने बुटीक के काम से बाहर थी और निशा कॉलेज गई थी। घर में सिर्फ सुमित्रा जी और उनका छोटा बेटा दीपक थे। दीपक कमरे में लेटा हुआ मोबाइल पर नौकरियां तलाश रहा था। उसने 2 साल पहले MBA पूरा किया था, लेकिन मंदी के इस दौर में उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। जो छोटी मोटी नौकरियां मिल रही थी, उनका वेतन इतना कम था कि दीपक का स्वाभिमान उसे वह स्वीकार करने से रोकता था। सुमित्रा जी उसके कमरे में आई और उसके सिर पर हाथ रखा। दीपक बेटा, कब तक इस तरह कमरे में बंद रहेगा? दोपहर का खाना खा लें, मैंने तेरी पसंद की कढ़ी बनाई है। दीपक ने मोबाइल साइड में रखा और अपनी माँ की गोद में सिर रख दिया। माँ, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। भैया अकेले पूरे घर का खर्च उठा रहे हैं। भाभी रोज ताने मारती हैं कि इस घर में एक कमाता है और इतने खाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीपक के बालों को सहलाते हुए कहा, पगले, ऐसा क्यों सोचता है? अशोक तेरा बड़ा भाई है, उसका फर्ज है परिवार को संभालना। और अलका की बातों को दिल से मत लगाया कर। वह स्वभाव की थोड़ी तेज है, पर बुरी नहीं है। तू बस अपनी मेहनत पर भरोसा रख। नहीं माँ, दीपक ने उठकर बैठते हुए कहा, भाभी गलत नहीं है। कल रात मैं पानी पीने रसोई में गया तो मैंने सुना कि वे भैया से कह रही थी, जब तक दीपक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, मैं भी तुम्हें निशा की शादी में एक पैसा नहीं लगाने दूंगी। अरे, तुम उसके पिता थोड़ी ना हो। और मुझे वह सोने का हार चाहिए, किसी भी कीमत पर, मैं नहीं जानती। माँ, निशा की उम्र बढ़ रही है। अच्छे अच्छे रिश्ते सिर्फ इसीलिए हाथ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास देने के लिए कोई बड़ा बजट नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा इस घर में रहना ही सबकी तरक्की को रोक रहा है। सुमित्रा जी का दिल दहल गया। मध्यम वर्गीय परिवारों का सबसे बड़ा दुख यही होता है। पैसे की कमी रिश्तों के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही पार किया जा सकता है। दीपक की बातें इस बात का सबूत थी कि अलका के तानों ने उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। कहानी में असली मोड़ तब आया जब अगले हफ्ते निशा के लिए एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से रिश्ता आया। लड़के वाले दिल्ली के ही एक अच्छे इलाके में रहते थे और लड़का एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रविवार के दिन लड़के के माता पिता और लड़का खुद सुमित्रा जी के घर आए। घर को बहुत ही सादगी से सजाया गया था। सुमित्रा जी ने खुद अपने हाथों से समोसे और गुजिया बनाई थी। निशा जब हल्के नीले रंग के सूट में चाय की ट्रे लेकर आई तो उसकी सादगी और शालीनता ने सबका दिल जीत लिया। लड़की के पिता विशाल जी, जो खुद एक सरकारी विभाग से रिटायर्ड थे, बहुत ही सीधे और सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। उन्होंने चाय का कप रखते हुए कहा, सुमित्रा जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारी कोई मांग नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि शादी एक अच्छे हॉल से हो और हमारे रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। आखिर हमारी एक ही बेटी और एक ही बेटा है। अशोक ने मुस्कुरा कर कहा, जी अंकल, हम अपनी हैसियत के हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी अलका बीच में बोल पड़ी, अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। अशोक भले ही सीधे साधे बैंक मैनेजर हैं, लेकिन मेरे पापा का दिल्ली में बिजनेस है। निशा की शादी में जो भी कमी होगी मैं अपने मायके से पूरी करवा दूंगी। आखिर ननद की शादी है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलका की यह बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुमित्रा जी ने कसकर अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। अलका ने यह बात बहुत ही सहजता से कही थी, लेकिन उसने एक ही झटके में
सुमित्रा जी और अशोक के आत्मसम्मान को जमीन पर गिरा दिया था। उसने लड़के वालों के सामने यह साबित कर दिया था कि यह परिवार अपनी बेटी की शादी अपने दम पर करने के लायक नहीं है। लड़के वाले थोड़ी देर बाद चले गए। उनके जाते ही घर का माहौल एक बार फिर से किसी ठंडे तूफान के आने का संकेत देने लगा। अशोक ने अलका के सामने आकर कड़क आवाज में कहा, अलका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पारिवारिक मामलों में अपने मायके के पैसों का रौब दिखाने की? निशा मेरी बहन है, उसकी शादी का खर्चा उठाना मेरी और माँ की जिम्मेदारी है। हमें तुम्हारे पापा के पैसों के टुकड़े पर पलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यह तुम्हारा ईगो है अशोक? अलका भी अपनी जगह से उठी। मैंने तो सिर्फ बात संभाली थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस छोटे से बैंक के वेतन से तुम दिल्ली के किसी अच्छे हॉल में शादी कर पाओगे? दीपक बेरोजगार बैठा है, माँ की आधी पेंशन दवाइयों में जाती है। अगर मैं मदद की पेशकश कर रही हूँ तो तुम्हें मिर्च क्यों लग रही है? असलियत से आंखें चुराना बंद करो अशोक। बस करो अलका बहू। सुमित्रा जी की आवाज़ इस बार बहुत बुलंद थी। वे रसोई से बाहर आई। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। इस घर की दहलीज ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आनंद जी ने मुझे यही सिखाया कि सूखी रोटी खाकर भी अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। निशा की शादी उसी पैसों से होगी जो इस घर की मेहनत की कमाई है। और अगर हमारी हैसियत छोटी है तो हम लड़के वालों को साफ साफ बता देंगे, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान का सौदा करके कोई दिखावा नहीं करेंगे। अलका ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की। ठीक है माँ जी, देखूंगी कि आपका यह स्वाभिमान निशा की डोली को कितनी दूर तक ले जाता है। और वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। अलका और अशोक के बीच बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई थी। अलका का वह वाक्य, देखूंगी कि आपका यह स्वाभिमान निशा की डोली को कितनी दूर तक ले जाता है, अशोक के दिल में एक फांस की तरह चुभ गया था। एक शाम को जब अशोक दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा जी रसोई में अकेली बैठी हाथ से गेहूं साफ कर रही थी। चश्मे के पीछे से उनकी आंखें धुंधली लग रही थी। माँ, चाय नहीं बनाई आज? अशोक ने अपनी ब्रीफकेस मेज पर रखते हुए कहा। बस अभी बनाने ही जा रही थी बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, सुमित्रा जी ने अपनी चिर परिचित शांत आवाज में कहा। उनके स्वर में कोई सिकवा नहीं था, लेकिन उनकी पीठ का झुकाव बता रहा था कि वे अंदर से कितनी टूट चुकी हैं। तभी दीपक कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा पिट्ठू बैग था और चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प। यह क्या है दीपक? कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अशोक ने चौंक कर पूछा। भैया, मुझे इंदौर की एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई है। वेतन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30,000 रुपये हैं, लेकिन रहने के लिए कंपनी एक छोटा सा कमरा दे रही है। मुझे आज रात की बस से ही निकलना होगा। दीपक ने नीचे देखते हुए कहा। सुमित्रा जी के हाथ से प्लेट छूट गया। गेहूं के दाने फर्श पर बिखर गए। दीपक, इतनी दूर, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अभी तो निशा की शादी। माँ, निशा की शादी के लिए ही मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। दीपक ने आगे बढ़कर सुमित्रा जी के घुटने छुए और उनकी आंखों में देखते हुए कहा। जब तक मैं इस घर में रहूँगा, भाभी को यही लगता रहेगा कि मैं भैया की कमाई पर बोझ हूँ। मेरे हिस्से का जो अनाज और खर्च यहाँ बचेंगे, आप उन्हें निशा की शादी के फंड में जोड़ देना, और मैं वहाँ से हर महीने कम से कम 10,000 रुपये आपको भेजूँगा। माँ, मुझे अपने स्वाभिमान को थोड़ा सांस लेने का मौका देने दो। अशोक ने आगे बढ़कर दीपक को गले से लगा लिया। कमरे के दरवाजे पर खड़ी अलका यह सब देख रही थी। उसे लगा था कि दीपक के जाने पर उसे एक राहत मिलेगी, लेकिन इस समय घर का जो माहौल था उसमें उसकी जीत नहीं बल्कि एक अजीब सी हार छिपी थी। दीपक ने बिना एक शब्द उसके खिलाफ बोले उसे उसकी सोच का ऐसा आईना दिखा दिया था कि वह चाह कर भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। दीपक के जाने के बाद 2 महीने बीत गए।
घर में खामोशी बढ़ गई थी, लेकिन एक अनुशासन भी आ गया था। सुमित्रा जी और अशोक ने मिलकर निशा की शादी के लिए एक साधारण मैरिज हॉल बुक कर लिया था। वे किसी भी तरह का दिखावा नहीं कर रहे थे, लेकिन मर्यादा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी एक दोपहर अलका के पास उसके मायके से एक फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही अलका के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया और वह सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सुमित्रा जी उस वक्त सिलाई मशीन पर निशा के कुछ पुराने सूट ठीक कर रही थी। तुरंत उठकर उसके पास आई। क्या हुआ अलका, सब ठीक तो है ना? मायके में कोई बात हुई है क्या? अलका ने रोते हुए सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मेरे भाई राजेश ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किसी गलत आदमी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। वह सारा पैसा लेकर भाग गया। आज सुबह बैंक के लोग हमारे करोल बाग वाले घर पर कब्जा करने आए हैं। पापा को सदमा लगा है और वे अस्पताल में भर्ती है। मेरा मायका सड़क पर आ गया है माँ जी। यह वही मायका था जिसके पैसों का रौब अलका ने 2 महीने पहले इसी ड्राइंग रूम में दिखाया था। आज वह कांच का महल एक ही झटके में भर भरा कर ढह गया था। सुमित्रा जी ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उनके दिमाग में वह पुराना वाकया घूम गया जब अलका ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन वे सुमित्रा जी थीं, एक माँ, एक शिक्षिका। उन्होंने अलका के सिर पर हाथ रखा और कहा, रो मत बहू, विपत्ति कहकर नहीं आती। तू तैयार हो, मैं और अशोक भी तेरे साथ अस्पताल चलेंगे। शाम को जब अशोक अस्पताल पहुंचा तो अलका के पिता आईसीयू में थे और उसका भाई राजेश एक कोने में सिर पकड़कर बैठा था। राजेश भाई, घबराओ मत, पापा की तबीयत सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। अशोक ने आगे बढ़कर राजेश के कंधे पर हाथ रखा। अशोक, मैं किस मुंह से आपके सामने खड़ा हूँ? राजेश ने रोते हुए कहा। लोन के 40 लाख रुपए अगर कल सुबह तक जमा नहीं हुए तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अशोक ने अलका की तरफ देखा। अलका की आंखों में इस समय कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक याचना थी, एक लाचारी थी। उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि जिस ससुराल को वह हमेशा अपने मायके से छोटा समझती थी, आज उसी की चौखट पर उसकी आखिरी उम्मीद टिकी है। रात को घर लौटकर अशोक बहुत बेचैन था। वह ड्राइंग रूम में चक्कर काट रहा था। क्या सोच रहा है अशोक? सुमित्रा जी ने उसके पास आकर पूछा। माँ, अलका के परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर कल रुपए नहीं दिए गए तो उनके सिर से छत छिन जाएगी। लेकिन माँ, हमारे पास जो भी जमा पूंजी है वह सब हमने निशा की शादी के लिए रखी है। अगर वह पैसा मैं अलका के पापा को दे दूँ तो निशा की शादी। मैं धर्म संकट में हूँ माँ। एक तरफ मेरी पत्नी का परिवार है और दूसरी तरफ मेरी सगी बहन का भविष्य। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोली। वे अंदर अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से एक पुरानी मखमली डिब्बा निकाल लाई। उन्होंने वह डिब्बा अशोक के हाथ में रख दिया। जब अशोक ने उसे खोला तो उसमें सुमित्रा जी के सोने के 4 कंगन और एक पुराना भारी हार था। यह उनके विवाह का इकलौता जेवर था जो उन्होंने बचा कर रखा था। यह क्या माँ? नहीं, मैं आपके गहने कभी नहीं बेचूंगा, अशोक ने मना करते हुए कहा। अशोक, जेवर इंसान की मुसीबत के लिए ही होते हैं, सुमित्रा जी ने बहुत ही ममतामयी और गंभीर स्वर में कहा। इस समय तेरी पत्नी का घर टूट रहा है। अगर आज हमने उसकी मदद नहीं की तो अलका इस गलानी के साथ पूरी जिंदगी हमारे घर में कैसे जी पाएगी? वह सोचेगी कि जब उसका परिवार तबाही की कगार पर था तब उसके ससुराल वालों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। दरवाजे के पीछे खड़ी अलका सुमित्रा जी की यह बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसे अपनी सोच पर इतनी घृणा हो रही थी कि वह बयान ही नहीं कर सकती थी। जिसे वह मध्यम वर्गीय कंगाली समझती थी, वास्तव में वही इस घर की असली रईसी थी, जहाँ पैसों की कमी हो सकती थी लेकिन दिलों की उदारता में कोई कमी नहीं थी। वह दौड़ कर आई और सुमित्रा जी के पैरों में गिर गई।
मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं कितनी अंधी थी। मैंने आपके स्वाभिमान को ताना मारा था और आज आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया मेरे उस परिवार के लिए जो खुद को रईस समझता था। मैं इस लायक नहीं हूँ माँ जी। सुमित्रा जी ने झुककर अलका को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। बहू कभी पराई नहीं होती। जब तू इस घर की दहलीज के अंदर आ गई थी तब से तेरा मायका भी हमारा ही परिवार बन गया था। उठ, आंखें पोंछ, कल सुबह हमें जाना है। अब रात के 12 बज रहे थे। पूरे घर में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। अलका बाहर आई। उसके हाथ में लाल मखमली कपड़ा नहीं बल्कि उसकी अपनी शादी का वह भारी मेकअप बॉक्स था जिसमें उसके सारे गहने रखे थे। उसने वह बॉक्स सीधे अशोक के सामने मेज पर रख दिया। अशोक ने अचरज से ऊपर देखा। यह क्या है अलका? अशोक, ये मेरे गहने हैं, इन्हें कल सुबह सुनार के यहाँ ले जाना। अलका की आवाज़ में इस बार कोई जिद नहीं थी बल्कि एक ऐसी शालीनता और भारीपन था जो सिर्फ एक परिपक्व स्त्री में होता है। इसमें मेरे पापा के दिए हुए हार भी हैं और वह कंगन भी जो शादी में माँ जी ने मुझे पहनाए थे। मेरे पापा की गलती की सज़ा माँ जी के आत्मसम्मान और निशा के भविष्य को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अलका, ये तुम्हारी स्त्री धन है। शादी का गहना एक औरत के लिए, अशोक ने कहना चाहा। औरत के लिए परिवार से बढ़कर कोई गहना नहीं होता अशोक, अलका ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसकी आंखों में 2 आंसू टपक कर मेज पर गिर गए। मैंने इस घर को हमेशा पराया समझा, पैसों की कमी को कंगाली माना, लेकिन आज जब मुसीबत आई तो मेरे भाई ने हाथ खड़े कर दिए और माँ जी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी मेरे सामने रख दी। अशोक, मुझे समझ आ गया है कि रईसी तिजोरी से नहीं दिल से नापी जाती है। प्लीज़ इन्हें मना मत करो। तभी रसोई के पर्दे के पीछे से सुमित्रा जी बाहर आई। उनकी आंखों में तृप्ति के आंसू थे। वे आगे बढ़ी और उन्होंने अलका को अपने गले से लगा लिया। अभी तीनों इस भावुक पल में डूबे ही थे कि अचानक डाइनिंग टेबल पर रखे अलका की मोबाइल की घंटी जोर से बजी। इतनी रात को फ़ोन देखकर सब चौंक गए। स्क्रीन पर उसके भाई राजेश का नाम चमक रहा था। अलका ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हाँ राजेश, पापा ठीक है ना? चमत्कार हो गया। फ़ोन की दूसरी तरफ से राजेश की रोती हुई लेकिन बेहद उत्साहित आवाज़ आई। पुलिस का फ़ोन आया था दीदी। वह विकास जो मेरा पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया था, उसे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। उसके पास से सारे डॉक्यूमेंट्स और कैश बरामद हो गए हैं। वह बैंक का पूरा लोन और हमारी सारी भरपाई करने के लिए तैयार हो गया है क्योंकि उसे अपनी सज़ा कम करवानी है। दीदी, हमारा घर बच गया। पापा भी अब होश में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फ़ोन कट गया। कमरे में जैसे अचानक किसी ने ताज़ी हवा का झोंका भर दिया हो। अलका घुटनों के बल बैठ गई और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। सुमित्रा जी ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा अशोक, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मायके से आई इस बड़ी खुशखबरी ने पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। अलका के पिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधे सुमित्रा जी के घर आए। उन्होंने सुमित्रा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, समधन जी, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे ऐसा परिवार मिला। अब वक्त था निशा की शादी का। अलका ने साफ कह दिया था, माँ जी, अब जब हमारे पास कोई संकट नहीं है तो मेरी ननंद की शादी में कोई कटौती नहीं होगी। वह इस घर की इकलौती बेटी है। उसकी विदाई बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी एक लाडली की होनी चाहिए। शादी के दिन पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। अलका ने खुद दौड़ दौड़ कर सारे इंतज़ाम संभाले थे। दिल्ली के एक बेहद खूबसूरत और प्रतिष्ठित हॉल में शहनाई गूंज रही थी। लड़के वाले जब बारात लेकर पहुंचे तो स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। अरे भाई अशोक, आपने तो कमाल कर दिया, इतना शानदार इंतज़ाम। विशाल जी ने वरमाला के वक्त अशोक का हाथ पकड़कर कहा, अंकल, यह सब मेरी माँ के आशीर्वाद और मेरी पत्नी अलका की मेहनत का नतीजा है। अशोक ने गर्व से अलका की तरफ देखते हुए कहा, जो लाल रंग की बनारसी साड़ी में बारात की अगवानी कर रही थी।
शादी की रस्में बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हुई। जब कन्यादान का वक्त आया तो सुमित्रा जी ने अशोक और अलका को आगे बढ़ाया। अलका ने जब कांपते हाथों से अपनी ननद निशा का हाथ लड़के के हाथ में दिया तो निशा ने फुसफुसा कर कहा, भाभी आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। अलका का दिल भर आया। जो शादी कभी तानों और कड़वाहट की वजह बन सकती थी, वह आज आपसी प्रेम और त्याग की खुशबू से महक रही थी। सुबह के वक्त जब निशा की डोली विदा हुई तो रोते हुए भी सुमित्रा जी के चेहरे पर एक संतोष था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सुरक्षित और अच्छे घर में विदा कर दिया था, और वह भी बिना किसी समझौते या कमी के। शादी के एक महीने बाद घर में थोड़ी थकावट तो थी, लेकिन एक सुकून भरा सन्नाटा भी था। निशा अपने ससुराल जा चुकी थी। सुमित्रा जी ड्राइंग रूम में बैठी चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। माँ जी, अब घर कितना खाली खाली लग रहा है ना, अलका ने उदास स्वर में कहा। निशा भी चली गई और दीपक भी इंदौर में अकेला बैठा होगा। उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ बहू, बेटियाँ और बच्चे जब दूर जाते हैं तो घर सिर्फ चार दीवारी बनकर रह जाता है, सुमित्रा जी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। अशोक ने जाकर दरवाज़ा खुला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर अशोक की चीख निकल गई। दीपक! दरवाजे पर दीपक खड़ा था। उसके दोनों हाथों में मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे थे और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बरसों बाद इस घर में दिखाई दी थी। वह सीधा दौड़कर अंदर आया और सुमित्रा जी के गले लग गया। दीपक, तू बिना बताए कैसे आ गया बेटा? अभी तो शादी में आया था, और ये मिठाइयाँ किस लिए? सुमित्रा जी ने उसके चेहरे को चूमते हुए पूछा। दीपक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे सुमित्रा जी के हाथ में रख दिया। माँ, यह दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का जॉइनिंग लेटर है। मुझे इसी शहर में अपने ही घर के पास सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई है। और जानते हो माँ, मेरा पैकेज भैया के बैंक के पैकेज से भी थोड़ा ज़्यादा है। यह सुनते ही अशोक ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अलका आगे बढ़ी और उसने दीपक के सिर पर हाथ रखा। दीपक, मुझे माफ़ कर देना भाई। मेरी कड़वी बातों की वजह से तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन अब तुम्हारी भाभी तुम्हें इस घर से कभी दूर नहीं जाने देगी। दीपक ने मुस्कुराकर अलका के पैर छुए। भाभी, ऐसा मत कहिए। अगर उस दिन आपकी बातें मुझे ना चुभती तो शायद मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इतनी मेहनत कभी नहीं करता। आपकी डांट ने ही मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। सुमित्रा जी ने अपने दोनों बेटों और बहू को एक साथ देखा। धूप अब पूरी तरह से ड्राइंग रूम में फैल चुकी थी। जो आशियाना कुछ समय पहले रेत का लग रहा था, आज वह आपसी समझदारी, क्षमा, त्याग और ईश्वर की कृपा की बदौलत एक अटूट और पक्के महल में बदल चुका था। अब इस घर की दहलीज पर सिर्फ खुशियों का पहरा था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अवंतिका पूरे सफ़र सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचती रही। बहते आंसुओं के साथ साथ उसके तो जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी इन परिस्थितियों को संभालने के लिए उसे मजबूत तो बनना पड़ेगा। अवंतिका, तुझे खुद को संभालना होगा। ऐसे कैसे तू इतनी कमज़ोर बन सकती है? अरे तू तो बड़ी सहनशील है। इस परिस्थिति से तू ऐसे खुद को उबार लेगी कि तुझे ही नहीं पता चल पाएगा कि कभी तू। अचानक से जब अवंतिका का सिर घूमने लगा तब उसने अपने बच्ची को गोद में कस कर दबा लिया और मन ही मन खुद का हौसला बढ़ाने के लिए सकारात्मक शब्द खुद से कहने लगी। बस बस कुछ समय और फिर हम पहुंच जाएंगे। तभी विमान परिचारिका घोषणा करने लगी, प्लीज़ यात्रीगण अपनी पेटी बांध लें। विमानतल पर उतरने को तैयार था। अचानक अवंतिका की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी जिया की ओर देखा। मासूम कितनी बेखबर है जिंदगी में हुए हादसों से। नहीं जानती नियति ने उससे जीवन की धूप से बचाने वाला वह
छायादार दरख्त छीन लिया है। नन्ही सी मेरी बच्ची कैसे जान पाएगी पिता का साया क्या होता है। इस दूधमुही बच्ची पर भी तरस नहीं खाया। कितनी खुशी से उसने अनिमेष के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। अनिमेष भी एक अच्छे और समझदार पति साबित हुए। उसे याद आ रहा है वह वक्त जब अनिमेष के साथ उसका ब्याह तय हुआ था। कितना डर गई थी वह। एक तो रईस खानदान से, उस पर विदेश का न जाने कितना रंग चढ़ा होगा उन पर। शराब के नशे में झूमते अनिमेष का चेहरा डरा देता था उसे। आसपास मंडराती तितलियों की कल्पना मात्र से कांप जाती थी वह। एक छोटे से गांव की रहने वाली मध्यवर्गीय परिवार की ग्रेजुएट पास अवंतिका कैसे निर्वाह कर पाएगी। मगर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसकी वे सारी कल्पनाएं थोथी साबित हुई। अनिमेष उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुए। उन्होंने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी बल्कि उनके व्यवहार में भी वे ऊंचाइयां थीं। अनिमेष हमेशा ध्यान रखते कि कहीं अवंतिका को अकेलापन महसूस ना हो। लंदन जाते ही उन्होंने वहाँ के अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी जान पहचान करा दी थी, जिन्होंने पराई जमीन पर अपनेपन का एहसास दिया अवंतिका को। फिर परिवार में बेटी जिया का आना जश्न था उनकी जिंदगी में। कितनी धूमधाम से पार्टी दी थी अनिमेष ने। सभी मिलने जुलने वालों ने ढेरों शुभकामनाओं से नवाजा था उसे, मगर किसी की मंगल कामना काम ना आई। जिया 10 माह की भी नहीं हुई थी कि ऑफिस से लौटते हुए अनिमेष की कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अवंतिका की जिंदगी के सारे रंग छीन ले गया और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार दे गया माँ बेटी को। बेटा 7 समंदर पार ही सहे, उसकी सलामती तसल्ली देती थी एक माँ के दिल को। मगर इस हादसे ने मालती को जिंदा लाश बना दिया। उसकी सारी ताकत मानो बेटे के साथ ही चली गई। वह अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी। बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। अनिमेष के दोस्तों ने अंतिम संस्कार तो वहीं कर दिया। आज अवंतिका बाकी के कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु भारत आई है। विमान हवाई अड्डे के जैसे जैसे करीब आता जा रहा था, अवंतिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जाएगी वह परिवार वालों के सामने। स्वयं को अपराधनी महसूस कर रही थी वह। कभी 16 श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार रचने चली थी। आज अपना सारा सुहाग उसी धरती पर लुटाकर तमाम उदासियों को अपने दामन में समेट लौट रही है। खैर, विमान अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से अवंतिका का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका एक हाथ में नन्ही बेटी को संभाले, दूसरे में अनिमेष का अस्थि कलश थामे विमान से बाहर उतरी। जन्मदात्री के आंसू ना रुकते थे। कैसे हौसला बंधाए अपनी बेटी को। शब्द और हिम्मत दोनों ही हार रहे थे। पलकों पर बैठाए रखने वाले पापा का बुरा हाल था। कैसी उनकी मासूम बच्ची 7 समंदर पार अकेली इतने बड़े संकट को झेल पाई। धिक्कार है पिता होकर भी वे खुद कि इस घड़ी में बेटी के साथ नहीं थे। हवाई अड्डे से बाहर आते ही अवंतिका को माँ पापा दिखाई दिए। अनिमेष के छोटे भाई शेखर ने दौड़कर उसके हाथ से अस्थि कलश ले लिया तो अवंतिका के भाई ने नन्ही जिया को। अवंतिका दौड़कर माँ पापा के सीने से लिपट गई। आखिर इतने दिनों चट्टान बनी अवंतिका माता पिता के प्यार की आंच पा मोम की तरह पिघलती चली गई। आज अपने को देखो, उसके दिल का सारा गुब्बार आंसू की धारा में बहने लगा। माँ, हाय मेरी बच्ची, कैसे इतनी दूर अकेली इतना बड़ा दुख सहती रही। मेरी फूल सी बच्ची पर जरा भी रहम ना किया। अरे, इस नन्ही बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो होते ही सिर से बाप का साया तक छीन लिया। उजड़ी मांग और जिंदगी के सारे रंग खो चुकी अवंतिका ससुराल पहुंची तो सासू माँ को
निष्प्राण देख उसका भी जी भर आया। मालती बिस्तर पर पड़ी पड़ी कभी बहू की उजड़ी मांग को देखती तो कभी नन्ही पोती को। बस बहते आंसू ही उसकी व्यथा कह पाते, और कर भी क्या सकती थी वह। अपने और जिया के प्रति घर वालों का स्नेह अधिक अवंतिका को तसल्ली थी कि वह अपनी जमीन पर अपनों के बीच लौट आई। अब भला विदेश जाकर वह क्या करेगी? वहाँ अनिमेष के संग बीते पलों की और क्या रखा है। वे यादें तो उसके जीवन का अटूट हिस्सा हैं। वह कहीं भी रहे उसके साथ रहनी ही है। यहाँ रहकर वह अनिमेष के परिवार का हिस्सा बनी रहेगी। बेटी को भी स्नेह की छांव मिल जाएगी। आज भी अनिमेष का परिवार गांव का बड़ा कहलाता है। बड़े घर के नाम से सभी सम्मान करते हैं उस परिवार का। कम से कम एक सुरक्षा का हाथ तो उसके सिर पर रहेगा। उसे और क्या चाहिए? सोचा वह लिख देगी अपने मित्रों को कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दे। अब वह लंदन नहीं आएगी। अपनी ओर से अवंतिका पूरी कोशिश करती परिवार में घुलने मिलने की। शेखर के बेटे को भी जिया बहुत भाती। दोनों बच्चों के अबोध प्यार को देख अवंतिका को सुकून था। यह रिश्ता यूं ही बना रहे, आखिर यही तो चाहती है वह। जेठानी सुचिता भी उसका बहुत मान करती। हर बात में जीजी ऐसा जीजी वैसा। 1.25 महीना होते ही अवंतिका के मायके से दहलीज छुड़ाने की रस्म पूरी कराने उसके पिताजी आ पहुँचे। अवंतिका 8 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल लौट आई। विदेश में रहकर भी वह नहीं भूली थी कि अब ससुराल ही उसका घर है। उसकी निष्ठा अब उस घर के प्रति है। आखिर यही संस्कार तो पाए थे उसने कि ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। देहरी छुड़ाकर लौटी अवंतिका ने महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नजर नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझे जाल नजर आते हैं। कभी लगता वह जाल उसे ही उलझने के लिए तैयार किया गया है, तो वहीं दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगता कहीं कुछ है जो उसके खिलाफ पक रहा है। ससुर विक्रम साहब अब अक्सर उसके सामने आने से कतराते। उनकी बातों में अब वह अपनेपन का एहसास ना होता, और शेखर उससे तो उसकी बातें वैसे भी कम ही हो पाती थी। एक तो शादी के 15 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई थी। दूसरे, अनिमेष के मुंह से सुन चुकी थी कि शेखर पर अपने खानदान वाला पूरा असर है। खैर, वक्त से वफादारी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी। फिर भी मन को समझा रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अचानक ससुर विक्रम साहब बोले, बेटा सुचिता, मुझे तेरी मायके में कुछ काम है। कल तक लौट आऊँगा। चाह रहा था तू भी चल देती, अपने माँ बाबू से मिल लेती। सुचिता आखिर भोली इन लोगों की चाल भला क्या समझ पाती। माँ बाप के स्नेह की डोर वैसे भी बड़ी रेशमी होती है। सुचिता मायके का लोभ सब्र ना कर सकी। झट अवंतिका से बोली, जीजी, साल भर हो गया माँ पापा से मिले। आप कहें तो मैं हो आऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक दिन की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने यूं ही नारी को छली के बदनाम कर रखा है, जबकि एक पहलू यह भी है कि पुरुषों की कुटिलता की थाह के लिए पानी भी उतना ही दुर्लभ है। रात रसोई के काम से निबट कर अवंतिका सासुमाँ के कमरे में जिया के साथ लेटी थी कि शेखर के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ओ मर गया माँ, लगता है अब नहीं बचूंगा। मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, कुछ मिल जाता लगाने को तो। अवंतिका झट उठकर बाम की शीशी ले आई। लाइए मैं लगा दूं। और अवंतिका शेखर के सिर पर बाम लगा रही थी। वह कभी उसके हाथ को पकड़ कर कहता, हाँ हाँ यहाँ, जरा प्यार से। अपनत्व में पगी अवंतिका बेचारी शेखर के मन में बसी भावों को समझ नहीं पाई। वह तो जब शेखर का हाथ उसके हाथों को पार करता उसके कंधे को आने लगा तो उसे कुछ संदेह हुआ। अवंतिका संभलती तब तक शेखर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था।
अवंतिका बहुत चीखी चिल्लाई, कितनी गुहार लगाई, माँ जी बचाइए, छोड़ दो, मैं तुम्हारी भाई की पत्नी हूँ। रिश्तों की दुहाई दी, मगर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। शेखर पर हवस का नशा चढ़ चुका था। अवंतिका की चीख पुकार रात के अंधेरे में कोठी की दीवारों से ही थपेड़े खाकर गुम होती जा रही थी। माँ जी सुन रही थी, मगर बेबस थी। आखिर इनके अय्यासी के छींटों ने उसके दामन को दागदार कर ही दिया। अवंतिका ने बहुत बचने की कोशिश की, मगर कहाँ वह हट्टा कट्टा, कहाँ वह नाजुक सी। अवंतिका मुकाबला करती भी तो कैसे और कब तक। अवंतिका जैसे तैसे खुद को समेटी सासू माँ के सीने पर जा गिरी। माँ जी देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ। मैं यह सब सोचकर तो नहीं आई थी ना यहाँ। बताइए ना माँ जी, मैं कहाँ गलत थी। माँ बोलिए। मालती आंखों से अपनी वेदना जताने की और कर भी क्या सकती थी। मन ही मन सोच रही थी, आज तो वह बेबस है, मगर तब जब वह बोल और चल फिर सकती थी। उसकी आंखों के सामने इस परिवार का मर्द जाने कितनी अबलाओं को अपने बिस्तर की सलवटों में रौंदा। क्या कर पाई थी वह? कुछ भी तो नहीं। हम औरतों की हुकूमत तो बस अपने नौकरों चाकरों तक ही रहती है। पति के आगे तो हमारा अपना कुछ भी निजत्व नहीं। आज शायद उसी खामोशी की सजा पा रही है वह, चाह कर भी अपनी बहू की असमत ना बचा सकी। उसकी पीड़ा देखकर भी वह प्यार से उसके सिर पर हाथ ना रख सकी। अवंतिका कहे जा रही थी, माँ मैं तो जमाने की बुरी नज़रों से बचने के लिए आपकी शरण में आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ उल्टा मुझे। यह सब क्या हो गया माँ। मालती जो खुद ही एक जिंदा लाश की तरह मात्र थी, भला क्या मदद कर सकती थी उसकी। अवंतिका रात भर रोती रही। उसे अनिमेष बहुत याद आ रहा था। कहाँ वह नारी के प्रति सुलझी दृष्टि रखने वाला, कहाँ शेखर। आश्चर्य, यही उसी का भाई है। सच कहा था अनिमेष ने कि शेखर में खानदान वाली बुद्धि है, मगर मुझे ही शिकार होना था। अवंतिका बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि विक्रम साहब के आते ही उनसे फरियाद करेगी। वे ही दुरुस्त करेंगे इसकी अकल को। अपने स्वर्गीय बेटे की धरोहर के साथ ऐसा अनाचार वे जरूर सजा देंगे उसे। विक्रम के आते ही अवंतिका ने रो रो कर सारी व्यथा बयान कर दी। विक्रम ने सुनते ही शेखर पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या ना कहा, सिर्फ हाथ उठाना भर रह गया था। अवंतिका तो डर गई थी कि कहीं बात खतरनाक मोड़ ना अख्तियार कर ले। वे अवंतिका को देख बोले जा रहे थे, बेटी क्या करूँ इस नामुराद का। अब तू ही कह, इस बुढ़ापे में एक यही तो आसरा है हमारा। घर से निकाल भी नहीं सकता उसे। नारी मन भावुक होता है, फिर बाप जैसे रिश्ते पर तो संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर उससे पावन रिश्ता और कौन सा है। अवंतिका का निश्चल मन सोच भी नहीं पाया कि ये सब विक्रम साहब के घड़ियाली आंसू हैं। उसे कहीं से कुछ अप्रत्याशित ना लगा, बल्कि वह तो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो विक्रम साहब गुस्से में कोई कठोर कदम उठा बैठे और लोग कहे ऐसी बहू आई कि एक बेटे को खा गई, चैन ना आया तो दूसरे बेटे को भी छीन लिया। वह बेचारी तो उल्टे खुद को सुचिता का गुनहगार समझ रही थी। सुचिता के मन में अपने लिए कोई मैल पैदा ना हो, सो उससे भी अपनी सफाई पेश की। तब सुचिता ने आंखों में आंसू भर इतना ही कहा, मैं जानती हूँ जीजी, आप निर्दोष हैं। अवंतिका अवाक सुचिता को देखती रही। इस घटना को तकदीर का लेखा मान भीतर ही भीतर घुल रही थी अवंतिका। एक ही छत के नीचे अपनी अस्मत के लुटेरे के साथ रहना कितना त्रासद था उसके लिए। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करें, यहाँ रहना उचित होगा या नहीं। असमंजस में थी। मन तो किया था कि उसी पल यह घर छोड़ दें, मगर अनिमेष के माता पिता क्या सोचेंगे। बेटा तो गया, बहू भी उन्हें छोड़ गई। जो हुआ उसमें भला उनका क्या दोष। अनचाही दिशा में ही सही, वक्त का दरिया अपनी गति से बह रहा था। सप्ताह भी ना बीता था कि एक दिन रात में सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर अवंतिका ने सोचा विक्रम साहब को बुला लाऊं।
जैसे ही वह उनके कमरे के करीब पहुंची, उसे कुछ खुसुर पुसुर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15 बज रहे हैं। इस वक्त बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है उनके कमरे में? कौन है इतनी रात गए? बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? यह सब सोचकर अवंतिका दरवाजे से झांकने लगी। देखा, अंदर शेखर और बाबूजी में बातें चल रही थीं। एक पल को अवंतिका ने सोचा लौट जाएं। वैसे भी शेखर को देखते ही उसका खून खौल जाता है। मगर जैसे ही वह जाने को हुई, उसके कानों में आवाज़ टकराई। क्या करता, वह मानती ही नहीं थी। बड़ी सीधी साधी बन रही थी। तुम्हारे भाई की ब्याहता हूँ, छोड़ दो मुझे। एक पल को अवंतिका पत्थर हो गई, मानो कोई भारी चीज उसके सिर पर दे मारी गई है। यह तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। शायद बाबूजी शेखर को डांट रहे हैं। यह सोचकर उसका मन जानने को इच्छुक हुआ। अरे नालायक, तुझसे किसने कहा था कि पहले ही बार में मांस नोचने को? अरे जानता नहीं, वह परदेश रह कर आई है, नजाकत वाली बनती है। उसके मिजाज को समझा कर वैसा पासा फेंकना था। पहले उसे अपनी गिरफ्त में लेता, प्यार से बहलाता फुसलाता। तूने तो पहली बार में ही जवानी का जोर दिखा दिया। सारा किया दरा गुड़ गोबर कर दिया। अब कोई और उपाय खोजना होगा। अब क्या करें? अरे तू शेर की औलाद है, एक औरत भी काबू ना हो पाई तुझसे। प्यार से नहीं तो धिक्कार के। समझ रहा है ना मेरी बात बेटा? अरे एक विधवा को काबू करने में इतना सोच रहा है, ज़्यादा मत सोच। मोम को पिघलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और फिर विदेश में रही है, ज़्यादा ऊंच नीच का विचार वह भी ना करेगी। सोच ले, अगर निकल गई ना चिड़िया हाथ से तो फिर बस आधी जायदाद गई, समझा ले। अच्छा है नाक फन फैलाए, इससे पहले उसे कुचल देना चाहिए। पड़ी रहेगी घर में रखैल बनकर। उसकी भी ज़रूरत है, जवान है। कहीं और जाए इससे तो यह घर क्या बुरा है। घर का माल घर में ही रहेगा। तुमको लगता है बाबूजी वह मानेगी? अरे मानेगी कैसे नहीं? तो क्या उसे सुचीता समझे हुए है कि 2 हाथ जमाए की काबू में कर लिया? अरे 4 अक्षर पढ़ी है, देर से बात समझ आएगी। जरा प्यार से मान जाएगी। जानती है विधवा का कोई ठोर नहीं। ये पाँव की जुत्ती अनिमेष ने सिर पर चढ़ा ली है, सो थोड़ी परेशानी तो होगी ही। और जो फिर भी ना हाथ आई, चुप्पी तोड़ी तो क्या? घर के पिछवाड़े 2 गज जमीन की कमी नहीं। दोनों माँ बेटी के लिए एक तो बेटी पैदा की, अनिमेष का कोई नाम लेवा भी नहीं जना। सोचेंगे 2 गज जमीन उसी के नाम की। ऐसे कितनों को सुकून दिया है हमने, क्या तू नहीं जानता? चुप्पी तोड़ेगी तो सजा तो भुगतनी ही होगी ना। फिर लोग पूछेंगे तो कहाँ गई बहू? तो क्या कह देंगे? विदेश में कोई आशिक होगा जिसके संग भाग गई, कुल को कलंक लगा गए। अरे जिंदा रहेगी तो हमारे लिए आफत ही पैदा करेगी। छी, इतनी गंदी बात कोई ससुर अपनी बहू के लिए कैसे कह सकता है? अवंतिका पत्थर हो गई बाबूजी का ऐसा घिनौना रूप, जिसे वटवृक्ष समझ उसकी छाया में आश्रय की तलाश में आई थी, वही नागफनी बन उसे लहूलुहान कर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इस हद तक गिर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा। ऊंची हवेली में रहने वाले का घिनौना सच आज अवंतिका के सामने था। अवंतिका किसी से कहती भी तो शायद कोई यकीन ना करता। खुद उसे ही यकीन करने में कितना वक्त लगा कि बाप समान ससुर एक जरा सी दौलत की खातिर अपने ही मरे बेटे की स्मृतियों के साथ घृणित षड्यंत्र खेल रहा है। और वह भाई समान जेठ। कहते हैं कि भाई बायां हाथ होता है। उसको खोना जीवन की आधी उपलब्धि को खोना है। मगर यहाँ तो आंखों पर दौलत का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ा है कि मातम भी जश्न दिखाई दे रहा है उन्हें। उफ, वह तो सोच कर आई थी कि अनिमेष के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपने बेटे की इस निशानी को सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। पिता का साया उठ गया तो क्या, कम से कम दादा दादी का हाथ तो होगा उसके सिर पर। वहाँ पर आई जमीन पर तो वह अपने संस्कार ही भूल जाए शायद। कितनी गलत थी उसकी सोच तब। यहाँ तो मानो इंसानियत मर गई है उनकी। आज दोनों
माँ बेटी की जान के लाले पड़ गए हैं। उसने तो कभी दौलत की चाह भी नहीं की थी। वह तो बस आश्रय तलाशने आई थी, मगर नहीं जानती थी कि जिस वृक्ष की अपनी जड़ें खोखली हों, वह भला दूसरों को क्या पनाह देगा। उसने सोच लिया, अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सुबह उसने अपने सामान समेटा और जिया को गोद में लेकर अचानक घोषणा कर दी कि वह मायके जा रही है। वहीं से लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। विक्रम और शेखर सकते में थे। यह स्क्रिप्ट तो उनके खेल में कहीं से कहीं तक न थी। अचानक कैसे हो गया यह सब। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चिड़िया जाल से भाग जाना चाहती थी। विक्रम की नज़रें शेखर को घूर रही थी। कहीं इसने फिर कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। वही शेखर सोच रहा था, उसने भी तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर अचानक अवंतिका एक हाथ में जिया को थामे, दूसरे में एक अटैची लिए बाहर को निकल पड़ी। विक्रम पुराना खिलाड़ी था, समझ गया यह चिड़िया अब हाथ ना आने की, सो उसने आखिरी चाल चली। बहू, जब तुमने सोच ही लिया है तो जाने का तो ठीक है ना, चलो तुम्हें मायके तक छोड़ दें। अवंतिका के कानों में रात विक्रम के कहे शब्द गूंज रहे थे कि हवेली के पीछे 2 गज जमीन की कमी नहीं। वह एकदम चीख कर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप तकलीफ़ ना करें। और उसने एक हाथ से अटैची तो दूसरे हाथ में जिया को थाम तेजी से बाहर आ गई। विक्रम की आंखें अंगार बरसा रही थी। एक मामूली सी औरत उनकी सह को मात दे गई। क्या करे, कैसे बात को संभाला जाए। कोई सूरत नज़र ना आने पर विक्रम बोला, अरे शेखर बहू अकेले जा रही है, जानता नहीं आजकल रास्ते में कितने हादसे होते रहते हैं। चल कम से कम उसे बस में तो बैठा आए। दोनों घर से बाहर आए। तब तक अवंतिका ऑटो में बैठ चुकी थी। दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। अवंतिका ने देखा कार उसका पीछा कर रही है। वह समझ गई कि दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अवंतिका जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच जाना चाहती थी। जैसे जैसे उनकी कार अवंतिका के ऑटो के करीब आती जा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जिया को गोद में भींचे ईश्वर को याद कर रही थी। भैया जरा तेज चलाओ ना, वह कार हमें ओवरटेक ना कर पाए। भैया प्लीज़ जल्दी चलिए ना। कोशिश करता हूँ मैडम। आज विक्रम साहब और शेखर अवंतिका को साक्षात यमदूत नजर आ रहे थे। यूं मृत्यु को करीब देख उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने ऑटो की रफ्तार तेज की ही थी कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। एक आवाज़ के साथ एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने ऑटो को टर्न किया। ऑटो ट्रक के दूसरी ओर जा पड़ा और तेज रफ्तार से ऑटो का पीछा करती विक्रम की कार ट्रक में जा घुसी। ईश्वर का न्याय सामने था। उसे शायद आज दया आ गई बेबस माँ बेटी पर। उनकी जान लेने चले दोनों नरभक्षी स्वयं मौत के मुंह में चले गए। अवंतिका ने चैन की सांस ली, मगर परिवार के लिए दूसरा बड़ा हादसा था। 2 माह के भीतर घर के तीनों मर्द चले गए। गांव में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। कोठी में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस कर रहे थे, इस घर को देखो, कोई मर्द नहीं, 3 विधवाएं, मानो तीनों अभिशापित हों। कैसे संभालेंगी खुद को। पुरुष चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, समाज की आंखों में वह स्त्री का रक्षक होता है। मगर कैसे समझाए अवंतिका उस समाज को कि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। हम अपने ही घर में खुद को महफूज नहीं पा रहे थे। सभी इस हादसे के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा रहे थे। अवंतिका जो इस हादसे की चश्मदीद गवाह थी, जानती थी कि यह हादसा नहीं, ना ही ईश्वर इसके लिए दोषी है। अवंतिका ही क्यों, घर की अन्य महिलाएं भी हादसे के पीछे छिपे कारण से भली भांति परिचित थीं। आखिर वे भी बरसों से इस नरक को झेल रही थीं, मगर घर की बिखरती लाज के डर से होठों को सी लिया था। खामोश थीं क्योंकि जानती थी कि विक्रम या फिर शेखर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अबला ही नहीं बल्कि अपनी साधिकार कामना पूर्ति का साधन माना है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज कोठी में एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आया और अपने साथ सबका चैन व सुकून लूट कर ले गया।
रात कमरे में बैठी अवंतिका अपने लंदन के मित्रों को पत्र लिख रही थी कि वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। अब उसे यहीं रहना है, इंडिया में। इस हादसे ने उसे ना चाहते हुए भी विवश कर दिया कि यहाँ रहने के लिए। माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन निकाल पाएं। बची सुचिता, जो आज तक अपने ही पति का विरोध ना कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों का कैसे सामना कर पाएगी। अनिमेष नहीं है तो उनकी जगह अब उसे ही यह जिम्मेदारी निभानी है। सुचिता और उसके बेटे की जिम्मेदारी आखिर उसकी ही तो है। वह नहीं चाहती कि जिस दर्द से वह गुजरी है उसे सुचिता भी गुजरे। आखिर दर्द का ही सही, रिश्ता तो है उसका इस घर से। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।